पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 5,887 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले और 103 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज की गाइडलाइन में बदलाव किया है। इसके मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नज़र नहीं आते या हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी तरह की दवाइयां लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दूसरी बीमारियों की जो दवाएं चल रही है उन्हें जारी रखना चाहिए। ऐसे मरीजों को टेली कंसल्टेशन यानी कि वीडियो के जरिए उपचार लेना चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने नई गाइडलाइन के तहत एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही सभी दवाओं को लिस्ट से हटा दिया है। इनमें बुखार और सर्दी खांसी की दवाएं भी शामिल हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसे संक्रमितों को दूसरे टेस्ट करवाने की जरूरत भी नहीं है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। बता दें कि अभी तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% काम राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं। ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से देश की लड़ाई जारी है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर पैदा हो रही भ्रांतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी किसी अफवाह में न आए और बयानों पर न जाए। हर कोई वैक्सीन लगवाए। समाज के प्रबुद्ध जन आम लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ एक और बड़ा ऐलान किया कि अब नवंबर 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल भी ऐसी ही स्कीम चलाई थी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच फिर संकट हुआ है। ऐसे में अब सरकार फिर ये स्कीम ला रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी महामारी 100 साल में नहीं आई। देश ने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 साल से हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी कमी कभी नहीं हुई। सेना की तीनों टुकड़ियों को लगाया गया और दुनिया के हर कोने से जो कुछ लाया जा सकता था वो किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार कोविड के प्रोटोकॉल है और वैक्सीन सुरक्षा कवच है। पीएम मोदी ने दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की मांग ज़्यादा है ऐसा कहा और वैक्सीन बनाने की कंपनी कम है। भारत के पास अगर अपनी वैक्सीन न होती तो हाल कुछ और होता। पिछले 50-60 साल का इतिहास यही कहता है कि हमारे यहाँ दुनिया में वैक्सीन आने के कई दिनों बाद टीका आता था। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% था। अगर इसी रफ्तार से बढ़ते तो देश को टीकाकरण में 40 साल लग जाते। हमने वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। बच्चों को भी इस अभियान का टीका बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को कोरोना ने घेर लिया था, लेकिन एक ही साल में भारत ने 2 वैक्सीन बनाई और अब तक 23 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई तेजी से बढ़ने वाली है। देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। बच्चों को लेकर भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च की जा रही है। इसे सिरिंज से न देकर नाक से स्प्रे किया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के कुछ देशों में ही टीकाकरण शुरू हो पाया। ज़्यादातर बड़े देशों में ये हो पाया। WHO ने जो गाइडलाइंस रखी, भारत ने उसी के आधार पर काम करना शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, सांसदों के साथ बैठक करने के बाद ही अलग अलग चरण में वैक्सीनेशन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर से पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगती तो बहुत बड़ा संकट हो जाता। पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के केस कम हुए तो सवाल खड़ा होने लगा कि सब कुछ केंद्र क्यों तय कर रहा है। लॉकडाउन लगाने का हक राज्य सरकार को दिया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की मांगों को स्वीकार करते हुए केंद्र ने ये अधिकार उन्हें दे दिए। 16 जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो वैक्सीनेशन हुआ वो केंद्र की निगरानी में हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन में उम्र की सीमा, बुजुर्गों के पहले नंबर को लेकर सवाल खड़े किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि जब राज्यों ने दबाव बनाया तो 1 मई से
25% काम राज्यों को सौंपा गया, जिसके बाद सभी ने अपने अपने स्तर पर काम किया। राज्यों को पता चला कि दुनिया में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। इस बीच कोरोना की दूसरी वेव भी आ गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो ये कहते थे उनके भी विचार बदलने लगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में इस साल 12 लाख से अधिक छात्रों को माध्यमिक और 8.5 लाख छात्रों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में बैठना था। सीबीएसई द्वारा 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के बाद कई राज्य सरकारों ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 1 जून को सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने वंशवाद को लेकर की जा रही आलोचना पर हमला बोलते हुए कहा कि वह बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि एक परिवार से एक व्यक्ति ही राजनीति में आए। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, वह इस बारे में कानून बनाए और वह पहले व्यक्ति होंगे जो पार्टी के पद से इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेता अमित मालवीय पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि उनमें साहस है तो वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे कि उनके बेटे कैसे बीसीसीआई के सचिव हैं, क्या वह पूछ पाएंगे। बता दें कि अभिषेक बनर्जी राज्य के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक और बीजेपी कहती है कि टीएमसी का बंगाल के बाहर कुछ नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि बीजेपी एक कानून बनाए कि एक ही परिवार से एक ही व्यक्ति पॉलिटिक्स में होगा। यदि ऐसा कानून बनता है तो वह सबसे पहले इस्तीफा देंगे। आप वंशवाद की बात कर रहे हो, जब टीएमसी का कुछ है ही नहीं तो इतना डरे हुए क्यों हो। वंशवाद को लेकर कानून बनाओ तो सबसे पहले मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि आपके एमपी और विधायक के बेटे राजनीति में है, पहले अपने गिरवान में झांक कर देखो, उसके बाद उन्हें उपदेश दे। अमित मालवीय जैसे लोगों की उन्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को पार्टी तोड़ कर लेते हो तो उनमें कितने वंशवाद है, पहले उन्हें हटाओ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पराजय के बाद लगातार विरोधों की आवाज़ उठ रही है। सोमवार को आसनसोल में बीजेपी की सांगठनिक बैठक के बाद बंगाल बीजेपी इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष की उपस्थिति में पार्टी के विक्षुब्ध कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा मचाया। हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शन बंद करवाया गया। बता दें कि आज बीजेपी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में आसनसोल में बीजेपी की सांगठनिक बैठक हो रही थी। पार्टी दफ्तर के अंदर दिलीप घोष और अन्य स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में बैठक हो रही थी। उसी समय बाहर सैकड़ों लोग पहुंचकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप था कि चुनाव के समय उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथों मार खाना पड़ा था। कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज जब सांगठनिक बैठक हो रही है तो वह अपनी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया। आरोप है कि जबरदस्ती दरवाजे बंद कर दिए गए। इधर बाहर मौजूद कार्यकर्ता दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से हंगामा हुआ। वरिष्ठ नेताओं ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाया है कि जिसके बाद हालात सामान्य हुए। बता दें कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए नेता फिर से घर वापसी के फिराक में है। इनमें से कई नेताओं ने ममता बनर्जी से घर वापसी की अपील भी की है। पश्चिम बंगाल में ओएसडी के पदों को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा आमने सामने है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अंकल जी अपने पूरे गांव और खानदान को राजभवन में ले आए हैं। मोइत्रा के इस दावे पर अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि ओएसडी के पदों पर कोई भी मेरा करीबी रिश्तेदार नहीं है, सभी लोग अलग अलग जाति से हैं। राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट किया। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट के माध्यम से मीडिया में कहा कि राजभवन में व्यक्तिगत स्टाफ में कार्य करने वाले लोगों में रिश्तेदारों को नियुक्त किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि ओएसडी 3 राज्यों से है और सभी 4 अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। इनमें से कोई भी परिवार या फिर करीबी रिश्तेदार का हिस्सा नहीं है। 4 ना तो मेरी जाति के हैं और न ही मेरे राज्य से हैं। बता दें कि महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताने से संबंधित धनखड़ के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था कि अंकल जी, पश्चिम बंगाल की चिंताजनक स्थिति सुधर जाएगी अगर आप क्षमा याचना करके वापस दिल्ली चले जाएं और कोई अन्य नौकरी तलाश लें। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।